तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एक नई सीरीज के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज के बाद हम 11th क्लास की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, आज उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा 11th क्लास में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हो, तो इस चैप्टर के अंदर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो कि पूरे आपका 11th यूज होगा और पूरा आपका 12th यूज होगा, नीट IIT सब जगह पे यूज होगा। अगर इस चैप्टर पर आपकी कमांड बनती है तो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम रहने वाला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। मैटर क्या होता है, दुनिया के सारे मैटर्स किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं। जैसा कि मेरी बॉडी भी किससे मिलकर बनी है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं। अब तक दुनिया में कितने एटम्स है बेटा, 118 एटम्स हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एटम्स क्या करते हैं, ये एटम्स आपस में जुड़ते हैं। एटम्स या तो एलिमेंट की फॉर्म में जुड़ते हैं या फिर कंपाउंड की फॉर्म में जुड़ते हैं और उन्हीं से मिलकर बनता है पूरा मैटर। एक्चुअली मैटर होता क्या है, मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जो स्पेस घेरते हैं और उनका कुछ क्या होता है, मास होता है। तो मैटर आर दो सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे कि इस मार्कर की बात करते हैं हम, तो इस मार्कर का क्या है, कुछ मास होगा इसका, ठीक है, और इसने कुछ वॉल्यूम भी घेर रखा है। अगर इस पूरे कमरे के अंदर पूरे कमरे का कुछ अपना वॉल्यूम होगा तो उसका कुछ वॉल्यूम इस मार्कर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ वॉल्यूम बोर्ड ने या ट्यूबलाइट ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम सब क्या है बेटा, मैटर। मैं भी क्या हूं, एक मैटर। लेकिन कुछ को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ को हम नॉन मैटर भी बोल सकते हैं। तो मैटर और नॉन मैटर में क्या डिफरेंस होता है, मैटर वे सब्सटेंस होते हैं जो जिनका कुछ मास होता है और वो स्पेस घेरते हैं, जबकि नॉन मैटर वे चीजें होती है जिनका ना तो कोई मास होता है और ना कोई स्पेस घेरता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसकी, लव, हेट या हमारे थॉट्स की, प्यार की बात कर सकते हैं या नफरत की बात कर सकते हैं या किसकी बात कर सकते हैं, विचारों की बात कर सकते हैं। जैसे कि मेरे थॉट्स, तो मेरे थॉट्स बड़े हैं या छोटे हैं, यानी कि इसका कोई साइज डिफाइन नहीं है, ठीक है। या मैं अपनी मदर से कितना प्यार करता हूं, अब ऐसा थोड़ा बोलेगा कोई कि मैं अपनी मदर से 1 किलो प्यार करता हूं या 2 किलो प्यार करता हूं, यानी कि उसका कोई मास नहीं होता है और प्यार ना ही कोई स्पेस घेरता है। तो दुनिया में दो तरीके की चीजें होती है, एक मैटर और दूसरा नॉन मैटर। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है मैटर के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक क्लासिफिकेशन को बोलते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट। तो मैटर को 5 तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है उनके फिजिकल स्टेट पर। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा सॉलिड, इसके बाद हो जाएगा लिक्विड, इसके बाद हो जाएगा गैस, इसके बाद हो जाएगा बेटा प्लाज्मा, और एक हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की 5 स्टेट होती है। सॉलिड, कोई चीज सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है या फिर प्लाज्मा या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो सकते हैं। तो इनमें से जो पहली 3 कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमको डिटेल से पता होना चाहिए, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा भी होती है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो बेटा सॉलिड क्या होता है, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं उसको बोलते हैं हम सॉलिड। जैसे मार्कर एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। मैं कैसा हूं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, मैं भी तो सॉलिड हूं, मेरा भी तो फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड के जैसा है, यानी कि मेरा फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स मास है, ठीक है। इसके बाद जब पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड, और जब पार्टिकल थोड़े और ज्यादा दूर चले जाते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, गैसियस स्टेट। तो आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड और गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो या किसी लिक्विड को गैस में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिक्विड वाटर है, यानी कि पानी है, कैसी, लिक्विड फॉर्म में, आपने उसको किस में,
फ्रिज के अंदर रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपने उसको लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में। अब उस आइस को क्या करो बेटा, बाहर धूप के अंदर रख दो, ठीक है। तो जब धूप में रखा जाएगा आइस तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो वापस से सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और उस लिक्विड वाटर को और ज्यादा देर तक धूप में रखोगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि किसी सॉलिड को आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, गैस में। इसके बाद दो फिजिकल स्टेट और होती है बेटा, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या होता है, आपने एक गैस सुना होगा जैसे कि ट्यूबलाइट के अंदर फिल होती है गैसेस, जब हम उनका स्विच ऑन करते हैं तो वो गैस क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो आयनाइज्ड गैस को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, उसको उसके अंदर क्या गैस फिलिंग होती है, तो जैसे हम उसको क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो गैस क्या करती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, तो गैस क्या होती है, आयनाइज्ड हो जाती है। तो आयनाइज्ड गैस का दूसरा नाम क्या बेटा, प्लाज्मा। इसके बाद लास्ट हमारा एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जैसा इसके नाम से ही पता है कंडेंसेट, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है, कंडेंस है। तो बेटा जब आप किसी सॉलिड को चारों तरफ से प्रेशराइज कर दोगे तो उनके पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में धस जाएंगे, यानी एक दूसरे के पार्टिकल्स अंदर ऐसे धस जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। तो इन 5 फिजिकल स्टेट में जो पहले 3 फिजिकल स्टेट है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं का हम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेगा बेटा, नेचर लिखेंगे, ठीक है, या इसको आप लिखो प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो यहां पर कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि ये वाला क्या हो जाएगा, पहला पढ़ेंगे हम नेचर कैसा होता है, इसके बाद पढ़ेंगे शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इसके बाद रिजिडिटी, इसके बाद फ्लूइडिटी, इसके बाद बेटा पढ़ेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद पढ़ेंगे, तो नेचर पढ़ेंगे, शेप एंड साइज, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी और वॉल्यूम। इसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, इसके बाद पढ़ेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड का अगर फिगर की बात करते हैं, सॉलिड कैसे दिखाई कैसे देते हैं, तो सॉलिड टाइटली पैक्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। लिक्विड क्या होगा बेटा, लिक्विड में ये थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, ऐसे थोड़े दूर दूर होते हैं पार्टिकल, और गैस में पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इस टाइप से देख सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला नेचर, नेचर कैसा होता है, सॉलिड का नेचर कैसा होता है, सॉलिड कैसे नेचर के होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लोहे का बाट है, ठीक है, लोहे का बाट है, और उसको उस बाट को मैं ऐसे ऊपर से छोड़ देता हूं अपने सर के ऊपर, तो उससे क्या होगा, मेरा सर फट जाएगा, ठीक है। क्यों फट जाएगा बेटा, क्योंकि वो कैसी नेचर का है, हार्ड नेचर का होता है। तो जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। जैसे इस मार्कर की बात करो, ये भी कैसी नेचर का है, हार्ड नेचर का है। अगर मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ तो ये कैसी नेचर का है, हार्ड नेचर का है। तो पहला हो गया हमारा जो सॉलिड का नेचर होता है वो कैसा होता है, हार्ड। लेकिन लिक्विड और गैस इनके कंपैरिजन में क्या होता है, सॉफ्ट। तो लिक्विड का नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, और ये भी क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। जैसे कि अभी रूम के अंदर क्या फैन चला हुआ है, तो फैन से मेरे सर के ऊपर क्या एयर आकर लग रही है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आकर लग रहे हैं, लेकिन उससे चोट तो नहीं लग रही है ना, क्योंकि उनका नेचर कैसा है, सॉफ्ट नेचर है। अब मैं बात करता हूं किसी वाटरफॉल की, अगर मैं किसी वाटरफॉल के नीचे खड़ा होगा ऐसे, ठीक है, तो ऊपर से पानी आकर गिरेगा, लेकिन उससे थोड़ी हल्की हल्की चोट लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर भी कैसा है, जनरली सॉफ्ट नेचर का होता है। लेकिन उस वाटरफॉल में अगर एक पत्थर तैरता हुआ ऊपर से गिरा मेरे सर के ऊपर, तो उससे फिर चोट लग जाएगी, क्योंकि वो पत्थर कैसा है, वो सॉलिड है, और वो कैसी नेचर का होता है, वो हार्ड नेचर का होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं शेप एंड साइज की। बेटा जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वे कभी भी अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करते। जैसे कि इस मार्कर की बात कर लेते हैं, ये मार्कर अब भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही था और कल भी ऐसा रहेगा, ठीक है, आने वाले कल में भी ऐसा रहेगा और जो बीत गया उस कल में भी ऐसा ही था। यानी कि इस मार्कर ने अपना शेप और साइज चेंज नहीं किया। यानी कि दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज दे आर नोन एज सॉलिड्स। ऐसे सब्सटेंस जो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है उनको क्या बोलते हैं, हम सॉलिड बोलते हैं। तो इनका शेप और साइज की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप और साइज कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है बार बार। अब लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड का शेप और साइज किस पर डिपेंड करता है, जिस बर्तन के अंदर रखा है, ठीक है। मानने की बात, मैंने एक लोटा टाइप बनाया और इसके अंदर पानी भर दिया, तो जो पानी है वो किसकी शेप ले लेगा, लोटे की शेप ले लेगा। और अगर इसी पानी को मैंने एक ग्लास के अंदर डाल दिया, ठीक है, इधर से पानी एक ग्लास के अंदर डाल दिया, तो अब जो वाटर की शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो ग्लास के जैसी हो जाएगी। यानी कि लिक्विड और जो गैस होते हैं वे अपना शेप और साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू देयर कंटेनर। तो लिक्विड एंड गैस कैन चेंज देयर शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर कंटेनर। तो जिस कंटेनर के अंदर वो रखे गए हैं उसका शेप और साइज कैसा है, उसी के जैसे कौन हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो शेप एंड साइज वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी और गैस का भी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, ठीक है। तो सॉलिड कैसे होता है, ये हाईली रिजिड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मॉडरेट, या इनको क्या लिख सकते हैं, इनकी रिजिडिटी ना के बराबर होती है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं। तो रिजिडिटी का जो पैटर्न होता है, सबसे ज्यादा रिजिड होता है सॉलिड, उससे कम होता है लिक्विड और सबसे कम होते हैं गैस। इसके बाद फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोनेस, किसी चीज के बहने की प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। तो बेटा अगर मैं मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे सरफेस के ऊपर रखता हूं तो इसकी फ्लूइडिटी क्या है, ना के बराबर है। यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर ये प्रॉपर्टी होती है तो शायद मैं भी फ्लो करने लग जाता, मैं भी इस कमरे से निकलकर ऐसे हवा में फ्लो करने लग जाता, ठीक है। तो जो सॉलिड की फ्लूइडिटी होती है वो ना के बराबर होती है। तो इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, वेरी लेस, वेरी लेस। और इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, मॉडरेट लिख सकते हैं, यानी कि अच्छी खासी फ्लूइडिटी होती है लिक्विड की। अगर आपने देखा होगा गंगा नदी जो गोमुख से निकली है, तो वो ऐसे गंगा का जो पानी है वो ऐसे बहता हुआ कहां पर चला गया, बंगाल में, ठीक है, बंगाल से निकलता हुआ तो बंगाल की खाड़ी में गिर गया वो, ठीक है। तो बेटा इतना लंबा डिस्टेंस कैसे कवर किया उसने, क्योंकि फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिक्विड की। तो लिक्विड आसानी से क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के लिक्विड की जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे आप हनी और वाटर की बात करो तो किसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हनी भी एक लिक्विड है और वाटर भी एक लिक्विड है। तो अगर इस बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा हनी ऐसे डाल दिया और वाटर ऐसे डाल दिया, तो वाटर तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा, हनी धीरे धीरे फ्लो करेगा। यानी कि डिफरेंट टाइप के लिक्विड की फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन गैस की बात करते हैं, गैस की जो फ्लूइडिटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है बहुत सारी। तो आपने देखा होगा जब कोई गैस का सिलेंडर कहीं से लीक करता है तो उसके अंदर से जो गैस निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तगड़ी होती है, ठीक है, बहुत तेज जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम कोई भी चीज जितना स्पेस घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे एक चींटी की बात करता है और एक हाथी की बात करता है, तो चींटी का साइज क्या है, छोटा है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, छोटा है। लेकिन हाथी तो बहुत बड़ा होता है, उसका साइज क्या है, बड़ा है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, बड़ा। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई हाउ मेनी स्पेस, कोई भी चीज कितना ज्यादा स्पेस घेरती है वो उसका वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, तो मोटे आदमी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, पतले आदमी का वॉल्यूम कम होगा। तो एक ऐसे चींटी का एग्जांपल आपने हाथी से कंपेयर किया, तो हाथी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, चींटी का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि सॉलिड सब्सटेंस अपना वॉल्यूम बार बार चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिक्स। अब अगर लिक्विड की और गैस की बात करते हैं तो ये अपना वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों अपना वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो बेटा यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, आईआईटी मेंस में आया हुआ था एक बार क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ऐसे, अगर मेरे पास 2 लीटर नाइट्रोजन गैस है और एक डब्बा है बेटा 2 लीटर का, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है, और
2 लीटर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और एक मेरे पास 2 लीटर कौन सी गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 2 लीटर नाइट्रोजन, 2 लीटर हाइड्रोजन और 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 3 टाइप के कंटेनर मेरे पास है और 3 टाइप की गैस उनके अंदर फिल है। अब मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया, बड़ा कंटेनर लिया, इस बड़े कंटेनर का वॉल्यूम बेटा कितना है, 10 लीटर का कंटेनर है, और मैंने इसके अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीनों गैस को इसके अंदर खाली कर दिया, यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ बेटा, 2 लीटर नाइट्रोजन, 2 लीटर हाइड्रोजन और 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कितना बन जाएगा वॉल्यूम, यानी कि 2 लीटर हमारे पास नाइट्रोजन है प्लस 2 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस 2 लीटर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 2 लीटर प्लस 2 लीटर प्लस 2 लीटर कितना हो जाएगा, आप सोच रहे हो कितना होगा, 6 लीटर, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही सोचते हैं कि 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 6 लीटर बन जाएगा, जबकि 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर टोटल कितना बन जाएगा, 10 लीटर, ठीक है। आप ये बोलोगे सर ये क्या बता रहा है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है, तो बेटा गैस पर यही मैथमेटिक्स लगता है। तो गैस क्या करेगी, जब नाइट्रोजन इसके अंदर जाएगी तो ये गैस पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी, यानी कि 2 लीटर नाइट्रोजन जाकर इसके अंदर कितना बन जाएगी, 10 लीटर नाइट्रोजन बन जाएगी। ये नाइट्रोजन ऐसे फैल गई इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने हाइड्रोजन को इसके अंदर पहुंचाया तो हाइड्रोजन भी ऐसे फैल गई, ठीक है। इसके बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर पहुंचाया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे फैल गई, यानी कि तीनों गैसेस पूरे कंटेनर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, इस टाइप से बन जाएगा ये कंटेनर। तो बेटा यहाँ पर 2 लीटर नाइट्रोजन 10 लीटर नाइट्रोजन बन जाएगी, 2 लीटर हाइड्रोजन 10 लीटर हाइड्रोजन बन जाएगी और 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब मुझको बताओ इस कंटेनर में जाने के बाद नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी कितना है, 10 लीटर। तो बेटा 10 लीटर नाइट्रोजन 10 लीटर हाइड्रोजन और 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर टोटल कितना बन जाएगी, कितना बन जाएगी, 10 लीटर बन जाएगी। अब मैथ मत लगाना इधर, ऐसे मत बोलना कि 10 लीटर प्लस 10 लीटर प्लस 10 लीटर इक्वल टू 30 लीटर, वो टोटल वॉल्यूम भी कितना रहेगा, 10 लीटर रहेगा। चाहे आप नाइट्रोजन का वॉल्यूम लो वो भी 10 लीटर, चाहे आप हाइड्रोजन का वॉल्यूम लो वो भी 10 लीटर, चाहे आप CO2 का वॉल्यूम लो वो भी 10 लीटर। अगर आपसे पूछ रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। या आपसे पूछा है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 लीटर कितना बन जाएगा, 10 लीटर। अगर तीनों का पूछ सके तो भी कितना हो जाएगा, 10 लीटर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी गैस कितना वॉल्यूम होता है उसका जिस कंटेनर के अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं बेटा इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इंटर पार्टिकल स्पेस किसको बोलते हैं, देखो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, तो जो इनके बीच में स्पेस है, तो कितना स्पेस है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन इधर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन इधर और ज्यादा स्पेस होता है। तो सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो यहां पर क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है इसमें, वेरी लेस, ठीक है, ना के बराबर है, वेरी लेस। और इसमें क्या होगा बेटा, मॉडरेट, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाई। सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें होता है, गैसेस के पार्टिकल्स में होता है। तो बेटा नेचर क्या बोलता है, जब दो आदमी प्यार करते हैं, यानी कि जो आदमी प्यार करता है वे पास पास रहते हैं, जो आदमी नफरत करता है वे दूर दूर रहते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो हमेशा उसकी गोद में ही खेलना पसंद करेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जब इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होगी तो स्पेस कम होगा, यानी कि अगर दो चीज के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है तो वे पास पास हो गए, दो चीज के बीच अट्रैक्शन कम है तो वे थोड़ा दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर क्योंकि ये पास पास है तो इनका मतलब पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स किस में होता है, सॉलिड में। और इधर क्या लिख सकते हो आप, ये वाला लिख सकते हो बेटा मॉडरेट, और ये क्या लिख सकते हो, वेरी लेस, वेरी लेस। तो उम्मीद करता हूं ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल लिखते हैं, कोई भी एग्जांपल जो आपके मन में आए वो एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि आयरन, कॉपर या टेबल, ठीक है, या पेन, ठीक है, या आई होते
सॉलिड। लिक्विड का एग्जांपल क्या लिखोगे आप? शराब, शराब मतलब इथेनॉल, तो C2H5OH इथेनॉल। वाटर लिक्विड टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर का एग्जांपल लिख सकते हो। मरकरी क्या होता है? मरकरी Hg, ये भी लिक्विड होता है, ठीक है। गैस के एग्जांपल लिख सकते हो, गैस जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। बेटा एक इंपॉर्टेंट याद रखना, कुछ हैलोजन होती है ऐसे, जैसे F2Cl2 Br2 और I2। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो फ्लोरीन और क्लोरीन होती है ये क्या होती है? गैस। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड। तो अगर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन इधर आ जाएगा, I2 आयोडीन सॉलिड। ब्रोमीन Br2 ब्रोमीन लिक्विड होता है। और फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ सकते हैं? F2 Br2 और I2, तो बताओ बच्चों सबसे ज्यादा रिजिड कौन है, ऐसा पूछ लेगा। तो पहले आपको इनका फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए। ये होता है गैस, ये होता है लिक्विड और ये होता है सॉलिड। तो इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होगी? आयोडीन। सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किसके बीच होगा? यानी कि जो गैस होगी तो फ्लोरीन के पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? ज्यादा। सबसे ज्यादा फिक्स वॉल्यूम किसका होगा? आयोडीन का, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बस आपको उनका फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या जाना? आज की क्लास में हमने पढ़ा 5 टाइप के मैटर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये हमने डिफरेंस पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।